देश के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को शिकंजे में लेने की कोशिश की जा रही है कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से 370 सीटें जीती जाए। ईमान बेईमानी चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अंतरात्मा की आवाज, अंतर और आत्मा खुद बना लेना है राजनीति करने वाले लोगों को। लेकिन अब देखिए सियासत में किस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर नेताओं की बढ़ती संख्या, सड़कों पर उमड़ती भीड़ नरेंद्र मोदी अमित शाह को बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। पूरा बीजेपी कुनबा इस कदर बेचैन हो गई है इस भीड़ को देख के, भीड़ में शामिल लोगों को देख के, कि उनको लग रहा है कि उनका मिशन 370 पूरी तरीके से फेल होते जा रहा है। ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। राज्यों में विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ा जा रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ा गया, 4 विधायक खींचकर बीजेपी उनको लेके चली आई। कांग्रेस के 2 विधायक तोड़े गए। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन को कहा गया कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं, और वो भी तब जब झारखंड की सियासत से हेमंत ने देश की सियासत का रुख बदलने का ऐलान कर दिया था। बंगाल में कमोबेश उसी प्रकार से नजारा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन। अगर आप ईडी के सामने, सीबीआई के सामने नहीं जाते हैं तो आप जेल चले जाइएगा। ये तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो लोकसभा चुनाव के पहले इस कदर एक्टिव हो गई है कि उनका बुलडोजर विपक्ष के नेताओं पर ऐसे चलता है कि ना नेता बचते हैं और ना ही झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता। हर कोई बस इस आंधी और तूफान में 370 पाने की चाहत में उड़ते जाते हैं। 400 पार का नारा कैसे पूरा हो, इसकी जोरो आजमाइश के बीच विपक्ष के नेताओं को शिकंजे में कसने की कवायद तेज हो रही है। अरविंद केजरीवाल को सम्मन, और अब इधर एक और बड़े लाल टोपी वाले चेहरे पर शिकंजा कसा जा रहा है। और यह शिकंजा मामूली शिकंजा नहीं है। 11 साल पुरानी फाइल को कब्र से निकाली गई है। धूल फाकती फाइल को जब निकाला गया, मेज पर रखा गया, तो उस पर धूल की इतनी मोटी परत पड़ी हुई थी जिसे साफ करते हुए एक नाम दिखाई दिया, और उस नाम की अब खोज शुरू हो गई है। उस नाम से जुड़े तारों की बारीकी से जांच, सम्मन भेज दिया गया। ये सम्मन पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा गया है। 2017 में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई हुई थी जब वो डिप्टी सीएम थे। नीतीश कुमार को तेजस्वी का भ्रष्टाचारी चेहरा दिखाया गया और सरकार तोड़ने पर नीतीश को बेबस करना पड़ा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। उस मामले में जांच बंद हो गई। इंतजार किया जा रहा था कि वो फाइल फिर तब खोली जाएगी जब फिर नीतीश साथ में आएंगे। नीतीश साथ में आए, गठबंधन का विस्तार हुआ, फाइलें खुली, सामने वाला ईडी और सीबीआई के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते रहा, अंत में सरकार से बाहर हो गया। लेकिन हम आपको अब ले चलते हैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक जो क्षेत्र है, दिल्ली जाने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के सहारे जाया जाता है। और यूपी की 80 लोकसभा की सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़े विपक्ष का चेहरा है, उसे कैसे चारों तरफ से कतर दिया जाए, उसके पंख काटे जाएं, उसको पिंजड़े में डाला जाए, इसकी पूरी रणनीति बनने लगी है। कुछ
जो तारीख है वो बता रहे हैं कि वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। 21 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन के अंदर 80 सीटें बीजेपी को टक्कर देने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए ये तय किए गए हैं कि 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी, यानी कुल 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर सीट पर जीत दर्ज किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के ऐलान के साथ ही ये खबर निकलकर सामने आई, बीजेपी के जो अंदरूनी थे, इंटरनल रिपोर्ट जो बीजेपी की थी, कि बीजेपी का मिशन 80 फेल होते हुए दिख रहा। 20 से 25 सीटें जो है वो नुकसान हो जाएंगी। 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी के लिए कमर तोड़ने वाली खबर थी। उसके बाद शुरू किया गया विपक्ष के लोगों की सबसे दुखती रग, उनकी पुरानी फाइलों को तलाशने का। 21 फरवरी को ऐलान और अगले 48 घंटे में सीबीआई का जो प्रदेश कार्यालय है वहां के अधिकारियों को एक फोन, एक मैसेज आता है, उसके बाद सब एक्टिव हो जाते हैं, फाइल खोजी जाती है और 11 साल पुरानी फाइल अचानक निकलकर बाहर आती है। ये फाइल उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ था। ये इसी प्रकार की फाइल है जिस तरीके के मामले में हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री को हिरासत में लेकर इस्तीफा दिलवाया गया, फिर उनको राजभवन से गिरफ्तार किया गया था। ये बातें सामने आई थी। हेमंत सोरेन को भी पहले विटनेस के तौर पर बुलाया गया था अवैध जमीन से जुड़े मामले में, और अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सीबीआई ने सम्मन भेजा है। ये सम्मन 28 फरवरी को भेजा गया है और 28 फरवरी को सम्मन भेजकर अरविंद केजरीवाल के बाद, हेमंत सोरेन के बाद, तेजस्वी यादव के बाद, लालू यादव के बाद, ममता बनर्जी के भतीजे और उनके परिवार के साथ साथ उनके बाद विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, जो चेहरा हैं, उन सबको रोकने की जो कोशिश है, उसी कड़ी में अखिलेश यादव को सम्मन भेजा गया। और इस सम्मन जो भेजा गया उसमें अखिलेश यादव को एज ए गवाह बुलाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की कमान जब समाजवादी पार्टी के हाथों में थी, अखिलेश उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ये आरोप लगा था कि एक ही दिन में 1 दर्जन के आसपास जो टेंडर है वो निकाले गए थे। उनमें से आधे दर्जन जो टेंडर है, उन टेंडरों पर सवाल था। गायत्री प्रजापति, ये जो फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, गायत्री प्रजापति की फोटो है। दरअसल गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने चेहरा थे और मंत्री हुआ करते थे। खनन विभाग की जिम्मेवारी उनके कंधों पर थी और इस मामले में फिलहाल वो जेल में बंद है। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने अवैध खनन के मामले में इनकी साठगांठ थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद 11 सालों तक ये मामला दबा रहा, लेकिन अब जो जांच के तार है वो निकल के सीधे कहा यह गया कि खनन मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की कहीं ना कहीं संलिप्तता है और इस संलिप्तता में अखिलेश यादव किसी ना किसी परिधि में आते हैं। 2019 में भी सम्मन गया था और उस वक्त भी पूछताछ हुई थी। हालांकि उसके बाद यह मामला ठंडा बस्ता पड़ गया था। अखिलेश के दावे और उनके समर्थकों का कहना है कि जब जब बीजेपी घबराती है तो कुछ इसी प्रकार से करती है। और केवल ये उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली की बातें हम नहीं कर रहे हैं। देश भर के अंदर बीजेपी को जब यह लगता है कि वो अपने विरोधियों को रोकने में असफल होते हैं तो इस तरीके के एक्शन देखने को मिलता है। ये विपक्ष के नेताओं का आरोप है। लेकिन अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव को जिस माइनिंग घोटाले के मामले में या माइनिंग से जुड़े मामले में गवाह के तौर पर बुलाया गया है,
दरअसल गवाह के तौर पर बुलाने का मकसद क्या वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सीबीआई या ईडी जैसी जो जांच एजेंसियां होती हैं वो आरोपी को बनाने से या किसी व्यक्ति को आरोपी बनाने से पहले उनको डायरेक्ट आरोपी नहीं बताती हैं। डायरेक्ट आरोपी बताए जाने वाले लोगों को सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है पूछताछ के बाद, लेकिन जिनको इस केस में आगे इन्वॉल्व करना होता है उनको गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया, मनीष सिसोदिया को पता ही है क्या कुछ हुआ, संजय सिंह के साथ क्या कुछ हुआ। तो इधर जो है हेमंत सोरेन के साथ उनको गवाह के तौर पर ही पहले पूछताछ के लिए बोला गया था कि आपसे कुछ सवाल जवाब लेने हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा करना है। हेमंत सवालों को टालते गए और अंत में पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। अब वही सिलसिला अखिलेश यादव के साथ होने जा रहा है, लेकिन अब आपको एक बार फिर से पीछे लेके चलेंगे और बताएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ। दरअसल अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इंडिया गठबंधन जो टूट चुका था, बिखर चुका था, और समाजवादी पार्टी के अंदर भी बीजेपी के कई ऐसे चेहरे हैं जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, जो अखिलेश को गुमराह करके, समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुमराह करके बीजेपी की तरफ ले जाते हैं या इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे। उन तमाम सियासी कवायदों के बीच अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया और फैसला करने के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर ऑपरेशन लोटस किया गया। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक, उनमें कई ऐसे भी चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी से उनकी पहचान थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया, बागी हो गए, विरोध कर दिए और वो बीजेपी के टच में चले गए। उन 8 चेहरों में एक और जो चेहरा था, एक और ऐसे विधायक का चेहरा था जो उस दिन वोटिंग के दिन नहीं गई। ये महाराजी देवी का चेहरा था, महाराजी प्रजापति का चेहरा था। गायत्री प्रजापति की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। ये पार्टी के खिलाफ एक्शन में थी। 8 जो लोगों की लिस्ट निकली, ये 8 में ये भी शामिल है और ये अखिलेश यादव के टच में नहीं है। जो जानकारी उत्तर प्रदेश के अंदर से बताया जा रहा है कि ये सीबीआई के एक्शन वाले पूरे प्लान से इनको जानकारी थी और ये अपने परिवार, अपने पति को बचाने के लिए लंबे समय से वो जेल में बंद है। अब उनकी रिहाई का रास्ता उम्मीद के तौर पर इनको दिखा है और हर कोई चाहता है कि अपने लोग जेल से बाहर आए। बिहार में भी यही हुआ। अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालने के दिशा में एक रास्ता दिखाया गया, एक उम्मीदें जगाई गई और नीलम देवी ने बिहार विधानसभा से राजद के अंदर साथ छोड़ा और जब स्पीकर का सीधे तौर पर वोटिंग होनी थी तो उन्होंने साथ छोड़कर अलग वो चुनाव लड़ने का उन्होंने माफ कीजिएगा, नीलम देवी स्पीकर के चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान विपक्ष खेमे से उठकर सत्ता पक्ष में जा बैठी। उनको ये भय दिखाया, माफ कीजिएगा, उनको ये सपना दिखाया गया कि अगर आप सत्ता पक्ष में रहिएगा तो आपके पति जो जेल में बंद है, पूर्व विधायक अनंत सिंह, बाहर आ सकते हैं। दरअसल बिहार में भी राजद के जो विधायक तोड़े गए थे, उनके सामने भी इसी तरीके की परिस्थिति थी। विधानसभा में स्पीकर के बहुमत फ्लोर टेस्ट के दिन, स्पीकर के चुनाव के वक्त विपक्ष के विधायकों को इसलिए तोड़ लिया गया कि उनको भी एक रास्ता दिखाया गया, एक सपना दिखाया गया कि अगर आप सत्ता पक्ष की तरफ आ जाइएगा तो फिर आपके परिवार के लोग जो जेल में बंद हैं या फिर जिनको वापस जेल जाने का शंका या फिर जिनके ऊपर संकट का बादल मंडरा रहा, वो संकट के बादल छट सकते हैं, या जो जेल जाने वाले लोग हैं वो इस दायरे से बच जाएंगे। नीलम देवी, पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी, अनंत सिंह जेल में, नीलम देवी को ये उम्मीदें, ये सपना दिखाया गया कि वो जल्द ही बाहर आ सकते हैं। सरकार उनके खिलाफ जो चार्जेज लगाई हुई है, उस चार्जेज को अगर हटा लेती है तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। नीलम देवी ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के जेडीयू और बीजेपी के साथ बैठना मुनासिब समझा, अपना बेहतर भविष्य समझ के वो घर बदल ली। चेतन आनंद अपने पिता को लेकर, परिवार को लेकर, हालांकि वो गए तो अलग बात है निकली। प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, पुराने विधायक, उन्होंने अब तक
अपने कारणों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन जो जानकारी है कि उनके ऊपर भी कई ऐसे आरोप थे जिससे वो बचने के लिए उन्होंने पाला बदल दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गायत्री प्रजापति को जेल से बाहर निकालने के शर्त पर उनकी पत्नी महाराजी गायत्री प्रजापति ने सीधे तौर पे वोटिंग के दिन पहुंची ही नहीं विधानसभा। 8वां वो विधायक, 7 पहले से बागी थे जो चेहरे सामने थे और 8वां वो थी, तो 8 विधायक जो अखिलेश के टच में नहीं, अखिलेश के साथ बागी हो गए। इस बीच ऑपरेशन लोटस सफल रहा। ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश के बाद सीधे तौर पर हिमाचल में हुआ और हिमाचल के साथ तमाम तस्वीरें जो निकल के सामने आई। इस बीच जो खबर निकल के सामने आई कि सीबीआई ने सम्मन भेज दिया अखिलेश को। ये सीधे तौर पर जो एक्शन किया गया है वो बता रहा है कि एक्शन इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल नेताओं को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं देता है, 2024 के चुनाव में लड़ने की आज़ादी नहीं। और अगर अखिलेश यादव को चुनाव के पहले गिरफ्तार किया जा सकता है तो क्या कुछ हो सकता है, पूरा उत्तर प्रदेश का सियासत बदल जाएगा। अगर अखिलेश को अगर भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता है, तेजस्वी यादव को जिस तरीके से भ्रष्टाचारी घोषित किया गया, हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी घोषित किया गया, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया गया, इस प्रकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे बड़े विरोधी चेहरे को, विरोधी दल के नेता को अगर तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, डैमेज कर दिया जाए तो फायदा अंत में बीजेपी को होगा। तो ये पूरी रणनीति है कि तेजस्वी, हेमंत, केजरीवाल के बाद अब फिर से अखिलेश का नंबर। अब इस सम्मन का जो है, इसका जवाब अखिलेश किस तरीके से देते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बीजेपी उन तमाम कवायदों में जुटी हुई है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव को हर हाल में जीता जाए, चाहे वो तरीका राजनीतिक तौर पर सही हो, लोकतांत्रिक तौर पर सही हो, या फिर अंतरात्मा की आवाज पर वो सही बनाई जाए।